एवरीवन, दिस इज़ अंश क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स की ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। ओके, तो आज हम इनकम टैक्स में डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं 80C to 80U। डिडक्शंस मोस्टली तो हम अपने यहाँ जब क्वेश्चन लगाते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन लगाते लगाते हमको लर्न हो जाते हैं, बट इस बार का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और आपके ऊपर वो बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बताऊंगी कि डिडक्शंस किस तरह से आप अच्छे तरीके से उसे लर्न कर लो, बिना किसी बर्डन के। एंड वन मोर थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ है तो बहुत ज़्यादा वरीड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप और इजीली आप पेपर दे सकते हो। बस ये है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी आप पेपर अपना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से दे सकते हो। शायद आपको ऑब्जेक्टिव में उतने मार्क्स ना मिलते सब्जेक्टिव में इतने मार्क्स ना मिलते जितने आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका भी है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। और ऑप्शंस रहेंगे, तो अगर आपने पढ़ा होगा पूरा तो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं हद तक के, अगर 4 ऑप्शंस हैं तो आपको अगर 2 भी सही लग रहे हैं तो आप मिनिमम जो आपको सही लग रहा है आप उस पर टिक करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है, अब हम कैसे पढ़ेंगे, और ये सब सोच करके पढ़ोगे ही नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिडक्शंस। पहला आपका जो 80C है, सेक्शन 80C, ये हमारे इंडिविजुअल्स और HUF दोनों के लिए है। सेकेंड डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, थर्ड भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, फोर्थ भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। 80C, 80CC, 80CCD एंड 80CCE, ठीक है। तो ये जो 4 डिडक्शंस हैं स्टार्टिंग के, ये सारे हमारे इंडिविजुअल और HUF के लिए हैं। पहला वाला जो है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए है, और बाकी के जो 3 हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। तो इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए, ABCD तो हम लोगों को आती है, तो हमें क्या करना है कि C के बाद क्या आता है, D, ठीक। तो 80C आएगा पहले, फिर 80CCC आएगा, देन 80CCD आएगा, और फिर 80CCE आएगा। तो देखिए CDE लाइन वाइज है ना, तो इसको लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक। अब इसमें एक और कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना अपने इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो, तो वो है 1,50,000 की। 80C में भी 1,50,000 है, 80CCC में भी 1,50,000 है, 80CCD में भी आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 1,50,000 की नहीं है डिडक्शन, इसमें लिखा हुआ है कि डिडक्शंस अप टू 10% ऑफ सैलरी एंड contributed by the employee प्लस अप टू 10% ऑफ सैलरी contributed by the employer। मतलब कि 10% जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और 10% जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और वो डिडक्शन होगी हमारी, या फिर एक इंडिविजुअल है जो उसको अप टू 20% मिलेगी डिडक्शन, उसकी GTI की। GTI का मतलब यहाँ पर है ग्रॉस टोटल इनकम, जो एक इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगी उसका 20% होगा। तो जो हमारा 80CCD है उसमें 1,50,000 कॉमन नहीं है, ठीक है। 80C में कॉमन है 1,50,000, और 80CCC में भी 1,50,000 मैक्सिमम जो है वो 1,50,000 है, दोनों में कॉमन है, ठीक। 84 जो 4 है हमारा 80CCE, ठीक है। तो इसमें डिडक्शन जो है वो 80CCC और 80CCD के अंडर में है, रिगार्डिंग है,
और 1,50,000 इसमें भी है। ठीक है, तो इन तीनों के जो स्टार्टिंग के हैं 80C, 80CCC और 80CCE, 80CCE, इन तीनों में मैक्सिमम डिडक्शंस जो है वो 1,50,000 है। अब थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है यहाँ पे कि देखो, अगर क्वेश्चन में डिडक्शन का क्वेश्चन आएगा, इनकम टैक्स है, डिडक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे डिडक्शन से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि देखिए, या तो अमाउंट पूछेगा डिडक्शन की, या तो फिर उसका नेम पूछेगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, मतलब कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे 80C जो है वो LIC के लिए है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए है। ठीक, प्रीमियम प्रोविडेंट फंड के लिए है। ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए है, इन सब से रिलेटेड है। 80CC जो है वो पेंशन के लिए है। ठीक, 80CCD भी पेंशन स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है उसके लिए है। और 80CCE जो है वो 80C और 80CCC और 80CCD में जितना भी से रिलेटेड है, तो उसमें 80CCE की है। तो ये जो 4 पॉइंट है, इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि 80C में आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, तो आप बता दोगे 1,50,000 मिलती है। और साथ ही किस से रिलेटेड मिलती है कि आपको इसका मेन जो पॉइंट है वो क्या है, तो मेन या तो पेंशन से रिलेटेड होगा, ठीक है, LIC से रिलेटेड होगा और प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड होगा। अगर ये 3-4 चीज़ें होंगी तो हमें 1,50,000 ही डिडक्शन मिलेगी। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि 80C में आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, तो फिर आप 1,50,000 पे टिक करोगे। ठीक, मान लीजिए उसने अमाउंट नहीं पूछी और उसने पूछा कि 80C किसके रिगार्डिंग है, तो या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए होगा, ठीक है, या फिर प्रोविडेंट फंड के लिए होगा। इतना याद रखना है। उसके बाद अगर वो बोलता है कि अगर 80CCD किसके लिए है या 80CCC किसके लिए है, तो पेंशन फंड के लिए है। हमें याद हो गया कि जब पेंशन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जब प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड होगा, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड होगा, इन जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जब इन चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएगा, चाहे अमाउंट को लेकर के, ठीक है, तो हमें 1,50,000 पे टिक करना है। और अगर नाम पूछता है तो नाम हमें पता ही है कि स्टार्टिंग के जो 4 डिडक्शंस थे उसमें पहला क्या था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, प्रोविडेंट फंड था, सेकेंड वाला क्या था, पेंशन फंड, थर्ड क्या था, पेंशन स्कीम था जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और फोर्थ क्या था, फोर्थ तीनों से रिलेटेड था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है हमारी डिडक्शंस 80C, 80CCC और 80CCD, इन सब से रिलेटेड था। तो ये 4 डिडक्शंस तो आपको लर्न हो गए होंगे बहुत आसानी से, ये वाले ऊपर के जो 4 डिडक्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पर डिडक्शन 80CCG रह गया है, मतलब सी वाले हमें सब लर्न हो गए, सिर्फ CCG जो है 80CCG अब हमें लर्न करना है। इसको लर्न करने का क्या तरीका है, तो ये जो डिडक्शन होता है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है कि जब हम कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को परचेज कर, मतलब कि में इन्वेस्ट करेंगे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ही हमको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हमको डिडक्शन मिलती है, अपना हमारी इनकम में उतने में डिडक्शन मिलती है। तो उसको लर्न करने का तरीका यही है कि
जब इन्वेस्टमेंट हम कहीं पर कर रहे हो तो 80 CCG हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है और हम कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, मेनली देखिए डिडक्शन किस लिए बने होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है, ठीक, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक, तो वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड्स में, पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट की, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है और उसको हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तो जितनी भी डिडक्शंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं वो सारी सी में आएंगी। हमेशा ये ध्यान में रखो कि वो सारी डिडक्शंस सी वाला जितना भी डिडक्शन का पोर्शन है उसमें आएंगी। अपना ही एक लॉजिक बना लो, क्योंकि लर्न तो हमें करना ही है, ठीक है, तो कैसे अच्छी तरीके से हम लर्न करें और हमें काफ़ी लंबे समय तक लर्न हो जाए। ये नहीं कि हमने आज पढ़ा और कलम भूल गए, कलम फिर बैठ करके रिवाइज कर रहे हैं या बुक खोल रहे हैं, अलट पलट कर रहे हैं बुक को, हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े, हमें अपने फिंगर टिप्स पे ही लर्न हो जाए। तो ये याद देखो कि सी के जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे के सारे डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। हम एक्स्ट्रा पैसा उठा करके कहीं जमा कर रहे हैं ताकि हमको कम टैक्स पे करना पड़े। ओके, तो आप क्या करोगे कि जब भी बात आती है 80C की, ठीक, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये वो वाले डिडक्शंस हैं जहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे जा कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो 80C, 80CC, C एंड 80CCD, 80CCE और 80CCG, इस ये सारी स्कीम्स ऐसी ही हैं। तो पहली जो 80C है उसमें हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रोविडेंट फंड आ जाता है। दूसरा जो है उसमें हम पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तीसरा है 80CCD, उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन की स्कीम्स होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस तरीके से 80CCG जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो जहाँ पर जी आए आप याद रखो, इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो और लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट 80CCG इसलिए है क्योंकि इसकी जो अमाउंट है कि कितना डिडक्शन मिलेगा वो चेंज है। अभी हमने पढ़ा था 1,50,000 तक के ही डिडक्शन सारी में मिल रहा था, ठीक है। 80CCD का अलग था, 80CCD का अलग था और जी का अलग था। ये जो डी और जी हैं इनका जो डिडक्शन का अमाउंट है वो डिफरेंट है, ठीक। तो 80CCG का जो अमाउंट है डिडक्शन का वो 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब कि हमने मान लीजिए कि कोई किसी की कंपनी है और उसके में हमने इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, तो हमने 1 लाख रुपए के खरीदे तो मुझे डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे 50%, तो हो गया वो 50,000 रुपये। 1 लाख का 50,000 रुपये, 50% 50,000 रुपये हो गया। और ₹25,000, अब दो डिडक्शंस है, 50,000 है और 25,000 है, दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस, तो विच एवर कौन सा लेस है, 25,000 लेस है तो 25,000 उसमें हम दिखा देंगे, ठीक। तब हमें वो 50% नहीं देखना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 80C जो डिडक्शंस हैं हमारे उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम अपना एक्स्ट्रा पैसा कहीं पर जाकर के कहीं पर जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें कम टैक्स पे करना पड़े। और हम कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड करवा सकते हैं, कर सकते हैं इन्वेस्ट, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पेंशन स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हम
परचेज कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें डिडक्शन मिलेगी। और ये सारे डिडक्शन 80C से रिलेटेड हैं, 80C, 80CC, 80CCD, 80CCE और 80CCG। ठीक, अब जो हमारी डिडक्शन आएगी 80D, 80DD एंड 80DDB। ठीक, तो जो 80 वाली डिडक्शन है ये जो है मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक, मेडिकल से रिलेटेड है। यहाँ पर बीमारी से रिलेटेड बात करी जा रही है कि अगर आपने इतना खर्चा किया है अपनी बीमारी पे, ठीक है, मेडिकल करवा के रखा था, तो उससे रिलेटेड जो भी डिडक्शंस हैं वो आपको 80D में मिलेंगी। तो 80D की हम देख लेते हैं। पहली डिडक्शन जो है सेक्शन 80D फॉर इंडिविजुअल एंड HUF दोनों के लिए है। ठीक है, पहला कॉमन पॉइंट मिल गया कि 80D में जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए भी है। जो 80DD है वो भी इंडिविजुअल के लिए है और HUF के लिए है रेसिडेंस इन इंडिया। ठीक है, और जो 80DDB है वो भी इंडिविजुअल और HUF के लिए है। तो यहाँ पे हमें जो हमारे पास 3 डिडक्शंस थी, एक 80D, ओके, 80DDB, 80DD और 80DDB। ठीक है, ये जो 3 डिडक्शन थी इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या मिल गया कि ये इन तीनों में मेडिकल से रिलेटेड कुछ बात करी गई है, पहला। दूसरा पॉइंट है कि ये इंडिविजुअल के लिए भी है और HUF के लिए भी है, ये भी हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट हमें क्या देखना है कि इसमें जो अमाउंट क्या होगा। तो जो 80D हमारा दे रखा है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन अप टू 25,000। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, ओके, और आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन अदर देन कैश, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो और आपने अपनी स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ होता है, और कोई भी चिल्ड्रन आपके ऊपर जो डिपेंड है, ये नहीं कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं कि वो खुद जॉब कर रहा हो, खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अपना खर्चा खुद उठा रहा हो, खुद जॉब कर रहा हो, आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है। ठीक, क्योंकि जिस पर्सन की बात हो रही है, जिसकी इनकम में से हम ये सारी चीज़ें डिडक्ट करने वाले हैं, तो उस पर्सन के ऊपर उसका बच्चा जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। और या फिर आपने अपने हस्बैंड, अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपका हस्बैंड, और अगर आप फीमेल हो तो आप उसकी वाइफ। ठीक, तो हस्बैंड और वाइफ का मेडिकल इंश्योरेंस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो उसके लिए 25,000 अमाउंट है मैक्सिमम। अगर आपने अपने पेरेंट्स का करा के रखा हुआ है तो पेरेंट का 25,000 है। और अगर आपने अपने जैसे आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है, तो HUF में अगर किसी आपने अपना फैमिली का करा के रखा हुआ है, फैमिली मेम्बर का, तो उसके लिए भी 25,000 है। और किसी सीनियर सिटीजन का कराया है तो 50,000 है। ठीक, तो मतलब बाकी सबके लिए 25,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए किसकी 50,000 है। ठीक, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर हम बिना कैश नहीं पे कर रहे हैं, बाकी कोई भी मोड हो पेमेंट करने का, तो हमें 25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है, चाहे वो स्पाउस हो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो या पेरेंट्स हो, 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80D में।
और अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस करा रखा हो और प्रीमियम पेड कर रहे हो तो उसमें 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है, मैक्सिमम अमाउंट। ओके, 80DD देख लेते हैं हम। रिगार्डिंग में इन्होंने ए पॉइंट दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डिसेबल डिपेंडेंट, और बी अमाउंट पेड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय LIC और अदर इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे थे 80D में। 80DD में हम यहाँ पर खर्चे की बात कर रहे हैं कि कोई खर्चा कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक, उसकी ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन किसी डिसेबल डिपेंडेंट का, या फिर बी पॉइंट भी एक दे रखा है, ये ए पॉइंट में पढ़ ली थी, अब ये बी पॉइंट है कि अमाउंट पेड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय LIC और अदर इंश्योरेंस, या फिर LIC या अदर इंश्योरर की के अंडर जो स्कीम हो उसमें अगर आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं या फिर आपने कुछ खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में आपको डिडक्शन मिलेगी 80DD की। और इसकी अमाउंट जो है वो डिसेबिलिटी है तो 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, ठीक। तो ये DD जो है वो उसमें जो डिडक्शन की अमाउंट है वो 75,000 और 25,000 है। ओके, तो और एक और हमारा था DDB, इसमें भी हमने मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। अमाउंट इसमें 40,000 है या फिर जितना आपने अमाउंट पे किया है, ठीक, जितना पे किया है अमाउंट और 40,000 दोनों में से जो कम होगा वो हमें डिडक्ट करना रहता है। और सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बताए। सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने अमाउंट पेड और 1 लाख रुपीज़ बताया है और सीनियर सिटीजन के लिए भी 1 लाख और जो भी अमाउंट पेड किया है आपने दोनों में से जो कम हो वो। ओके, तो ये हमारा जो DDB DD और D तीनों में हमें क्या याद करना है, उनका नाम और मैक्सिमम कितना हमें डिडक्शन मिल सकता है, ठीक। तो हमें ये तो ध्यान में ही हो गया कि अगर 80C से रिलेटेड होगा तो हम कहीं अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं जा कर के तो टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी और उसमें 1,50,000 की मैक्सिमम डिडक्शंस थी। और 80CCG में था कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम इक्विटी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और उसमें हमें जो डिडक्शन मिली थी वो 25,000 की मिली थी, ठीक। और जो 80 से रिलेटेड है, 80D से रिलेटेड है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में पहला था इंश्योरेंस का और दूसरा था कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी रिडक्शन हमें मिलनी थी। तो नाम तो हमें लर्न हो गया, बहुत ईजी तरीका था नाम लर्न करने का कि 80C में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कहीं जा कर के और 80D से रिलेटेड जितने भी हैं उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी गई है। अब अमाउंट की बारी आती है तो अमाउंट में आप 80C में 2 कॉलम बना लो जिसमें एक साइड में लिख लो 80CCC एंड 80CCE, ठीक। ये इन तीनों में जो डिडक्शन मिलती है वो 1,50,000 की मिलती है, ठीक है। और ऐसे कॉलम बनाओ और इधर साइड में लिख लो कि 80CCD में और 80CCG में हमें अलग डिडक्शन मिलती है। इसमें हमारी 25,000 है और इसमें हमारा 10% है सैलरी का और एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो 10% है प्लस
और या तो 20% हमारी इंडिविजुअल की ग्रॉस टू टोटल इनकम का। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसकी अमाउंट, 80C वाली अमाउंट। और 80D की अमाउंट कैसे लर्न करनी है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 80D में क्या है, फर्स्ट में तो हमें 25,000 की मिल रही है, ठीक। और 80DD में 75,000 और 1,25,000। ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक। ये यहाँ पर हमने 80D में खर्चे की तो बात करी है, एक्सपेंडिचर की, तो ज़्यादा बड़ी बीमारी तो ज़्यादा खर्चा, तो और सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो 1,25,000 और डिसेबिलिटी होगी तो 75,000, ठीक है, नॉर्मल। और इसमें हमारा क्या है, 40,000 है और 1 लाख है। तो इस तरीके से हम ये लर्न कर सकते हैं। अब देखिए ई की बात करनी है, 80E की। तो 80E और 80EE दो हमारे पास डिडक्शंस हैं और ये दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए हैं, ठीक। और दोनों ही लोन से रिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों ही किस चीज़ से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है। और लोन पे जो हम अपना मतलब जो हम अमाउंट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पेड करते हैं उससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। ATE regarding payment of interest on loan taken for higher education के लिए है। ATE में भी हम लोन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं और ATEE में भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं। ATE जो है उसमें हम स्टडीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेते हैं, ठीक। और 80EE में हमने रेसिडेंशियल हाउस की बात करी है कि हमें रहने के लिए जो घर है, रेसिडेंशियल हाउस है, उसके लिए हमने जो लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। और दोनों में अमाउंट क्या है, 80E में जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे होंगे वो पूरा डिडक्ट हो जाएगा, एजुकेशन के लिए है। और 80EE में जो रेसिडेंशियल हाउस के लिए है वो 50,000 तक के डिडक्शंस हमको मिलती है, ठीक। तो ये तो बहुत इजी तरीका हो गया कि हमें लर्न हो गया 80C मतलब कहीं पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। 80D मतलब मेडिकल के बारे में बात हो रही है ना। और 80E मतलब लोन के बारे में बात हो रही है। तो नाम तो आपको झट से ही, अगर आपको इतना भी याद रहेगा तो आई एम वेरी श्योर कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आप अच्छी तरीके से उसे ऑप्शंस को पढ़ करके अपना अनुमान लगा करके आंसर टिक करोगे और सही भी होगा वो। अब हम जी की बात करते हैं, 80G की। अब जो 80C है, 80G है, उसमें हमने डोनेशंस की बात करी है, जो हम कहीं पर पैसा डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 80G है, 80GG है, 80GGA है, 80GGB है और 80GGC है, ठीक है। आपके पास इतने सारी हैं और इन सारों में डोनेशन से रिलेटेड बात की गई है कि हमें डोनेशन, जैसे हमने पढ़ा ना कि 80C में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जा कर के, जो जितने भी 80C से स्टार्ट हो रहे थे, 80D से जो स्टार्ट हो रहे थे उसमें हमने देखा कि मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी जा रही थी, ठीक है। 80E में हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे थे। अब जो 80G है वो डोनेशंस के लिए है, ठीक। तो यहाँ पर हम पैसा, जो SSC है जो वो अपना पैसा कहीं जा कर के डोनेट कर रहा है, तो 80G भी तो डोनेशन के लिए ही है, ठीक है। 80GG पढ़ लेते हैं हम लोग। 80G रिगार्डिंग donation
to approved funds for institutions in the form of a sum of money। ठीक है, किसी भी फंड में जाकर के या इंस्टीट्यूशन में जाकर के डोनेट कर देना पैसा, तो वो अगर आपने डोनेट किया है तो आपको उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, वो 80G में आता है। और अमाउंट इसमें कुछ कभी कभी 50% होती है और कभी कभी 100% होती है। क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल करके उसका 100% हमें डिडक्शन मिल जाती है। ठीक, तो इसमें काफ़ी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाला है, बट क्योंकि अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल में। देन नीचे 80GGA GG है, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे हम पे कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो हमें अपनी टोटल टैक्सेबल जो इनकम होगी वो उसमें 10% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या ऐसा सैलरी वाला पर्सन होना चाहिए जिसको HRA नहीं मिल रहा हो, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा हो। ठीक, तो उसके लिए 25%, टोटल इनकम का 25% या फिर 5000 पर मंथ, दोनों में से जो कम हो वो हमें डिडक्शन मिल जाती है। तो इसमें 80GG में हम डोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हाउस रेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखना। फिर 80GGA है, ये सारे SSCs के लिए है, और इसमें रिगार्डिंग पेमेंट मेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन और टू अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज etc. for research, scientific research and or social or statistical research, to an association or institution engaged in any program or rural development or of training persons for such program। तो 80GGA में बोला है कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो उसमें आपने अगर कंट्रीब्यूट करा है, तो डोनेट किया है पैसा, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी 100% ऑफ द अमाउंट। ठीक, जैसे मान लो आपने 25,000 डोनेट किया है, ठीक है, तो आपको इस पूरे 25,000 डिडक्ट हो जाएंगे आपकी टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में से। देन सेक्शन 80GGB, अगर कोई इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती है ना, तो अगर उसमें कोई इंडियन कंपनी है और पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही है तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिलती है। ठीक है, और 80GGC जो है वो कोई भी पर्सन हो एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी, जुडिशियल पर्सन और इंडियन कंपनी, इन लोगों को, इन 3 पर्सन्स को छोड़ करके और कोई भी SSC हो, और अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, तो उसको भी आप 100% डिडक्शन मिलती है। तो जो हमारा 80G है वो डिडक्शन के बारे में उन्होंने बात करी है। और सिर्फ जो 80GG है उसमें हमने हाउस रेंट की बात करी है, बाकी जितने भी G से रिलेटेड डिडक्शंस हैं, 80G, 80GGA, 80GGB एंड 80GGC, ये सारी डिडक्शंस हैं डोनेशन से रिलेटेड। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम किसी फंड्स मतलब 80G में हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के पैसा डोनेट कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है। ठीक, 80GGA में रिसर्च हो रही है, हमने उसमें डोनेट कर दिया पैसा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी
कोई भी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेट कर रहा है पैसा, ठीक है, तो बात तो सब में डोनेशन की हुई है ना, तो आप इस तरीके से इसे भी लर्न कर सकते हो 80G को भी। देन 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC। 80IE। तो 80I से रिलेटेड इतने डिडक्शंस आपको पढ़ने हैं। ये तो ये जितने भी 80I से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं उसमें प्रॉफिट और गेन की बात करी गई है, ठीक है। प्रॉफिट और गेन हो रहा है उससे रिलेटेड बात की गई है, और मेनली किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक। तो 80IA हम देखते हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसमें हमें 100% प्रॉफिट में डिडक्शन मिल रही है फॉर 10 ईयर्स, 10 असेसमेंट ईयर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए है। देखिए फिर 80IAB रिगार्डिंग प्रॉफिट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल जोन एरिया, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनमें का जो डेवलपमेंट करने से जो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इसमें डिडक्शन है, इसमें भी 100% है। फिर 80IAC रिगार्डिंग स्पेसिफाइड बिजनेस, जो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उस पर भी 100% हमें डिडक्शंस मिल रही है। फिर 80IB रिगार्डिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो प्रॉफिट और गेन हो रहा है लेकिन अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की तो हमने बात कर ली, अब जो बाकी चीज़ें बची हैं वो तो उनके लिए भी है 80IB। और 80IBA है रिगार्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो हमें प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है उससे रिलेटेड है, 100% ऑफ प्रॉफिट रिडक्शन है। और 80IC में प्रॉफिट फ्रॉम एंटरप्राइज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन स्पेशल कैटेगरीज में जब हमको से प्रॉफिट होता है, एंटरप्राइज हमने खोल रखी है उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो वहाँ से जो हमने अपनी एंटरप्राइज को स्टेब्लिश किया है तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसमें भी हमें 100% रिडक्शन मिली हुई है। और IE में अंडरटेकिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट स्टेट, ऐसी अंडरटेकिंग्स मतलब ऐसे बिजनेसेस जो स्टेब्लिश है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वहाँ पर भी हमें उससे जो होने वाला प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट पर भी हमें 100% डिडक्शन मिली हुई है, ठीक। तो 80I जो है वो प्रॉफिट और गेन से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से, और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हाउस प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स, इन सब से रिलेटेड 80I में बात करी गई है। तो जब क्वेश्चन आए कि 80I मीन्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये प्रॉफिट और गेन से रिलेटेड है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की आपने बिजनेस कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का बिजनेस है, ठीक है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में अगर एंटरप्राइज इस्टेब्लिश है, हाउसिंग प्रोजेक्ट कुछ कर रही है उससे रिलेटेड है, तो 80I वाला हमको लर्न करना है। और इसमें डिडक्शन क्या है, 100% है, ठीक है, 100% डिडक्शन है मिली हुई है। अमाउंट 100, प्रॉफिट का जो होगा वो 100% आपको, अगर 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख डिडक्शन, 2 लाख हो रहा है तो 2 लाख डिडक्शन, 100% का मतलब ये होता है। बस है यहाँ पे क्या, ईयर्स दिए हुए हैं,
कि कुछ ईयर्स तक के ही आपको रिडक्शंस मिल सकती है, जैसे 10 असेसमेंट ईयर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, ठीक है, ईयर्स दिए हुए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 80 सी किससे रिलेटेड था? अब मैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके खुद से रिवीजन करो। 80 सी किससे रिलेटेड था? 80 डी किससे रिलेटेड है? 80 ई किससे रिलेटेड है? 80 जी किससे रिलेटेड है? और 80 आई किससे रिलेटेड है? ओके, हमने अभी इतने पढ़े हैं तो हम इतने रिवीजन करते हैं। 80 सी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जा कर के, उससे रिलेटेड है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में कर रहे हैं, पेंशन फंड में कर रहे हैं, पेंशन स्कीम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स में कर रहे हैं। तो वो सब कहाँ पर आएगा? 80C में आएगा। रिडक्शंस क्या मिली हुई है? 1,50,000। 3 में ही 1,50,000 है, एक में तो 25,000 और एक में 10% ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय और 10% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या फिर टोटल इनकम का, ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, याद है ना? ये किसके लिए बता रही हूँ? 80CCD के लिए है। और 80G में 25,000 थी, ठीक। और बाकी सब में कितनी थी? 1,50,000 थी, ठीक। तो 80C हमारा लर्न हो गया हमको। 80D में बीमारियां थी, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, 3 डिडक्शंस थी। और तो 2 में हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करी थी कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और एक में हमने बात करी थी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो उसमें कितनी डिडक्शन मिली है? तो उसमें हमें 75,000 मिली थी और 25,000 थी। और नीचे जो ट्रीटमेंट वाला था उसमें हमें 40,000 और 10,000 मिली हुई थी, 50,000, ठीक है। तो ये हमारा 80D हो गया। पूरा पूरा नहीं याद हो रहा है अगर आपको भी, तो उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो अभी पेपर में बहुत टाइम है, तो आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ, एक ये भी तरीका है लर्न करने का। फिर 80E किससे रिलेटेड था? इंटरेस्ट ऑन लोन, एजुकेशन पे हम हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे थे, और किसके लिए ले रहे थे? रेसिडेंशियल हाउस के लिए ले रहे थे। तो हमें हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख तक के मिल रहा था रिडक्शन। हमें हायर एजुकेशन के लिए तो हमने जितना अमाउंट पे किया है उतना डिडक्ट हो रहा था, और रेसिडेंशियल हाउस के लिए जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे थे, तो टेक कर रहे थे, उस पर हमें मिल रहा है 50,000 तक के, ठीक है। तो ये इस तरह 80E भी हो गया। 80G में हमने किसके बारे में बात करी थी? कि हम डोनेशन कर रहे हैं। अब डोनेशन किसी इंस्टीट्यूशन में जा कर के कर रहे हैं, ठीक। तो हमें 50% में और कुछ 100% मैक्सिमम अमाउंट थी। अगर हम डोनेशन किसी कोई इंडियन कंपनी है और पॉलिटिकल पार्टी को जाकर के डोनेट कर रही है पैसा, ठीक। या फिर कोई भी पर्सन जो कि लोकल अथॉरिटी और जुडिशियरी और इंडियन कंपनी को छोड़ करके कोई भी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, तो भी 100% डिडक्शन उसमें थी, ठीक। 80GG का एक पॉइंट था जिसमें हाउस रेंट की बात करी गई थी, तो उसका थोड़ा अलग था।
डिडक्शन के अमाउंट्स में 3 पॉइंट्स थे, ठीक। 5,000 पर मंथ या 25% ऑफ टोटल इनकम या एक्सेस रेंट पेड ओवर 10%, ठीक है। तो उसका डिडक्शन इस तरीके से है। तो ये हमें 80G में हमने डिडक्शन के बारे में बात करी है। 80I में हमने प्रॉफिट एंड गेन की बात करी थी कि हम प्रॉफिट और गेन हो रहा है हमें कहाँ कहाँ से हो रहा है। प्रॉफिट और गेन से रिलेटेड है ये वाला डिडक्शन। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में हम लोग को मतलब कि से अंडरटेकिंग से प्रॉफिट हो रहा है या अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है। और किस एरिया में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं और नॉर्दर्न ईस्ट है, ईस्टर्न है, ठीक है। तो अलग अलग उनके लिए था 80I में। हम आगे बढ़ते हैं। अब जे 80JJAA दो डिडक्शन है 80JJ से रिलेटेड। अब 80J जो है वो भी प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी हमें 100% रिडक्शन मिल जाती है। और 80JJAA में है फॉर एन एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस एंड रिक्वायर्ड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 44AB। तो इससे रिलेटेड है। और इसमें क्या है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो जब हम 80JJA की बात करेंगे तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। हम प्रोसेसिंग इसकी कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कर रहे हैं। और 80JJA में हम न्यू एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें 30% ऑफ एडिशनल वेजेस पेड टू द न्यू रेगुलर वर्कमैन पेड बाय द एसएससी, ओके। तो 30% है इसमें डिडक्शन हमें मिलती है। और इसमें 100% डिडक्शन मिलती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और वो भी इनिशियल 5 ईयर्स के लिए, मतलब स्टार्टिंग जब उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी होगी जिस बिजनेस में, तो उसके स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स होंगे सिर्फ 5 ईयर्स तक ही 100% डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 80LA है फॉर अ शेड्यूल बैंक रिगार्डिंग इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। और इसमें भी हमें 100% मिल रही है फॉर 5 असेसमेंट ईयर और देयर आफ्टर 50% ऑफ सच प्रॉफिट फॉर 5 असेसमेंट ईयर, ठीक है। पहले 5 साल 100% मिलेगी और फिर बाकी के आने वाले 5 साल में 50% मिलेगी डिडक्शन, ठीक। किसके लिए है ये, शेड्यूल बैंक के लिए है, ओके। 80LA। फिर 80QQB है इंडिविजुअल रेसिडेंस इन इंडिया, ये रॉयल्टी से रिलेटेड है। QQB जो है वो रॉयल्टी से रिलेटेड है, हाँ। RRB रिगार्डिंग रॉयल्टी, RRB भी रॉयल्टी से रिलेटेड है और QQB भी रॉयल्टी से रिलेटेड है, दोनों ही रॉयल्टी से रिलेटेड हैं। तो R से तो रॉयल्टी याद रखना आसान है। तो हम जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो Q और R साथ में आता है ना, तो आप ध्यान रख सकते हो कि जब Q पूछे या R पूछे दोनों ही किसके रिलेटेड है, रॉयल्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों ही रॉयल्टी से रिलेटेड है, लेकिन जो QQB है वहाँ पर बुक्स की बात करी गई है। तो देखिए QQB है तो एक तो तरीका मैंने बता दिया कि आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो तो Q और R साथ में आता है, ठीक है। तो Q आया तो समझ जाना रॉयल्टी, और QQB आपसे बोलेगा तो B से क्या होता है, बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर रख सकते हो कि QR में रॉयल्टी है, QQB में बुक्स की रॉयल्टी है और RRB में
पेटेंट से रिलेटेड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, ठीक है, रिगार्डिंग रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, ठीक। और दोनों की डिडक्शन 3 लाख रुपीज़ है। तो ये भी ईजिली हो गया लर्न करने के लिए। एल जो है वो शेड्यूल बैंक के लिए है। जे है वो भी दोनों ही प्रॉफिट से रिलेटेड है। जे ए है वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसमें 30% मिलती है। और जे ए में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है 100% वाला, ठीक। TTB ये दोनों जो डिडक्शंस हैं ये दोनों भी बैंक से रिलेटेड है। जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी डिडक्शन है ये। तो अप टू 10,000 तक के हमें डिडक्शंस मिलती है TTA में, ठीक है। इंडिविजुअल और HUF ये दोनों के लिए है। और TTR में सीनियर सिटीजन के लिए है, वही सेम रिगार्डिंग इंटरेस्ट। और इसमें जो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिडक्शन दी हुई है वो 50,000 रुपीज़ दे रखी है। और लास्ट 80U है डिसेबल पर्सन के लिए। डिसेबिलिटी होगी तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो 1,25,000। तो अब आपको लर्न हो गया होगा, ठीक। तो मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ वन लास्ट टाइम। 80 सब में लगा हुआ है। मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ। C D तो 80 तो सभी में आता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया है CDEGIJLQRT और U, ठीक है। तो 80C में हम किसकी बात कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं अपना पैसा जा कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो हम LIC जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हों तब हमें डिडक्शन मिलती है। हमने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया हो, उसमें हमें डिडक्शन मिलती है, तो वो 80C में होता है। इससे रिलेटेड इसके रिगार्डिंग जितने भी पेमेंट होंगे इसमें हमें 80C के अंडर डिडक्शन मिलेगी। प्लस इसमें अमाउंट कितना होता है? 1,50,000 होता है। उसके बाद डिडक्शंस अगर हम किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें 80CC में इसके बारे में था, CCC के बारे में था, तो इसमें भी हमें 1,50,000 डिडक्शन मिलनी थी, ठीक। फिर CCE में भी हमें 1,50,000 डिडक्शन मिल रही थी, जो कि ऊपर जो तीनों के रिगार्डिंग है, C80C, 80CCC, 80CCD, इसके इन तीनों का पूरा इंक्लूडेड जो है वो 80CCE है और उसमें भी हमें 1,50,000 डिडक्शन मिल रही थी। अब बचे कौन से दो? 80CCD और 80CCG। तो 80CCD जो है और 80CCG है वो दोनों की अमाउंट डिडक्शन की अलग थी। तो 80CCD में था कि 10% सैलरी का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और 10% एम्प्लॉयर का, वो, या फिर एक और अमाउंट थी 20% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। तो 20% दोनों में से कोई भी एक, तो ये हो गया 80CCD। और 80CCG में क्या था कि हम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, ओके, और उसकी रिडक्शन थी 25,000। तो 80C में हमने इस तरह से पढ़ लिया कि 80C मतलब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और हमें हमारी फिंगर टिप्स पे लर्न हो गया
कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ से रिलेट कर रहा है और कितना अमाउंट हमें डिडक्शन का मिलेगा, किस चीज़ कौन सी चीज़ किस डिडक्शन में आ रही है, ये भी लर्न हो गया। ठीक है, सी के बाद आता है डी। डी में बीमारी से रिलेटेड था तो मेडिकल लिख लेंगे। इसमें 3 थे, है ना, ATD, ATDD और ATDDB। ठीक, तो DD और DDB जो था वो मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर था कि कोई बड़ी बीमारी है और वो उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड था। तो उस पर जो ATDD पे जो हमें मिलनी थी डिडक्शन वो 1,25,000 थी, और ATDDB में जो मिलनी थी वो 40,000 थी, और सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने अलग 50,000 कर रखी है। एंड जो 80D में है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है। ठीक है, अगर स्पाउस का लेकर रखा है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ले रखा हुआ है तो उनके लिए अलग डिडक्शन है 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, और अगर आपने सीनियर सिटीजन के लिए किया हुआ है तो 50,000 है। तो ये इस तरीके से इसमें पूरा डिडक्शन वाला मेडिकल का है 80D में। ठीक, फिर आता है 80E। ठीक, तो ई किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो हमारा ई है वो लोन से रिलेटेड था। हम लोन ले रहे हैं, किन 2 चीज़ों के लिए लोन ले रहे थे, एक हम अपनी हायर स्टडीज़ के लिए लोन ले रहे हैं और एक हम घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक, घर के लिए मतलब रेजिडेंशियल हाउस के लिए ले रहे हैं, तो उस लोन पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उससे रिलेटेड ये डिडक्शन है। तो अगर हम अपने हायर एजुकेशन के लिए लेंगे तो डिडक्शन हमको मिलती है जितना हमने अमाउंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए पे किया होगा, और अगर हमने रेजिडेंशियल हाउस के लिए किया है तो हमें 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। ओके, जी पॉइंट जो था वो डोनेशन से रिलेटेड था। अब डोनेशन अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में किया है या फिर किसी मंदिर में, जैसे किसी मंदिर में भी डिडक्शन वो डोनेशन जाके किया जाता है ना, तो अगर डोनेशन किसी इंस्टीट्यूशन में किया गया है, ठीक, तो उसके लिए हमें 50% या 100% डिडक्शन मिलती है। अगर हम डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक इंडिविजुअल पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है डोनेशन, तो उसके लिए वो पूरा 100% अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर कोई इंडियन कंपनी अगर कोई इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर के डोनेशन देती है तो 100% अमाउंट माइनस हो जाती है, और अगर कोई पर्सन देता है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन तो भी 100% डिडक्ट हो जाता है। तो जो पर्सन्स वाला है वो 80GGC है, और जो डिडक्शन इंडियन कंपनी जाकर के पॉलिटिकल पार्टी को कर रही है वो GGB हो गया। अगर कोई डोनेशन इंस्टीट्यूशन में किया है जाकर के, तो जितना हमने अमाउंट पे किया होगा उतनी माइनस होती है, तो वो 80G में हो गया। 80GG में जो इंडिविजुअल है वो उसको रेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, हाउस रेंट के लिए है, तो हाउस रेंट हमें लर्न करना है। इसमें सिर्फ एक है जो 80GG 2 बार जी यूज़ हुआ है, उसमें हाउस रेंट की बात करी गई है। और 80GGA जो है उसमें साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो उसके लिए हमने डोनेट किया है पैसा, तो उसमें भी हमें 100% अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। तो ये जी से हो गया डोनेशन, और डोनेशन हम कहाँ कर रहे हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, जितना पैसा पे करेंगे सब डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो 100% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। अगर कोई इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है 100% अमाउंट डिडक्ट है। अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है पैसा, ठीक है, डोनेशन कर रहा है, 100% अमाउंट डिडक्ट है। ओके, और जो सिर्फ जो GGA है हाउस रेंट, सॉरी GG 80GG है हाउस रेंट वाला, उसमें सिर्फ ऐसा पर्सन जिसको HRA नहीं मिलता हो, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता हो, तो उसके लिए
यहाँ पर डिडक्शन दी गई है 25% ऑफ टोटल इनकम या फिर 5000 पर मंथ, दोनों में से जो कुछ भी लेस हो। ओके, तो ये हो गए जी का। अब जी के बाद हम कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं? हम आई बचा हमारे पास, आई है। तो अब 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC और 80IE, बहुत सारे हैं आई वाले। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लर्न करने का क्या तरीका बताया था? अगर 80I से रिलेटेड कोई भी आए मतलब वहाँ पर प्रॉफिट और गेन की बात हो रही है ना? और प्रॉफिट और गेन में 100% डिडक्शन होती है, तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, मैक्सिमम अमाउंट कितना है याद रखने की ज़रूरत नहीं, 100%। 80I आया, ओके, 80I में 100% सम में था। ठीक, अब इसमें याद क्या रखना है कि कौन सा रिलेटेड है किससे। हमको प्रॉफिट और गेन हो रहा है। प्रॉफिट और गेन कहाँ से हो रहा है? हमने बिजनेस सेटअप किया है, हमने अपनी एक एंटरप्राइज खोली है, वहाँ से प्रॉफिट और गेन हो रहा है। कौन कौन सी जगहों पर की है? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की हमने कुछ इस्टेब्लिशमेंट किया है, कुछ बिजनेस खोला है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, जो बिजनेस है वो एक स्पेशल या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हमने एंटरप्राइज खोल के रखी हुई है। ठीक है, या फिर नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स जो है वहाँ पर हमने अपनी एंटरप्राइज खोल के रखी है, अपना बिजनेस सेटअप किया और वहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इन चीज़ों से 80I वाले होते हैं। तो 80I आए तो अपने फिंगर टिप्स पे एकदम अच्छे से पढ़ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट है, स्पेशल स्टेट कैटेगरी, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर कोई है उस पर हमने अपना एंटरप्राइज खोल के रखा हुआ है, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स में हमने अपना कुछ बिजनेस सेटअप किया हुआ है। ठीक है, या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें अपने फिंगर टिप्स पे याद रखो और उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। ठीक, आई के बाद जे बचता है। जे जो है वो भी प्रॉफिट और गेन के बारे में बात कर रहा है, और उसमें हम बात करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और पहले 10 साल तक के हमें 100% डिडक्शन मिलती है। और जो सेकेंड जे का है, JJAA, उसमें हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, न्यू वर्कमेंस की, और उसमें 30% उनकी एडिशनल जो वेजेस उन्हें पे करेंगे उसका 30% डिडक्शन मिलता है। तो जे वाला जो है ये प्रॉफिट से और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दो हैं जे में, तो प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है क्यू का और आर का साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप इस लॉजिक से इस डिडक्शन को याद रखोगे कि क्यू और आर ABCD के अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल मतलब एक साथ आते हैं, क्यू आर। ठीक है, तो क्यू और आर, तो आर जो है वो आर का मतलब रॉयल्टी, मतलब ये दोनों जो हैं वो रॉयल्टी से रिलेटेड है। ठीक, लेकिन जो ये है ये QQB है, B मीन्स बुक्स, तो रॉयल्टी ऑफ बुक्स। ओके, और जो आर है वो रॉयल्टी ऑफ पेटेंट है। ठीक है, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट। दोनों की डिडक्शन जो थी वो 3 लाख थी। बस इतना ही आसान तरीका है, आप इस लॉजिक से ही QQB और RRB को लर्न कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा बचता है वो T और U है। T में हमारी दो डिडक्शंस हैं। T जो रिलेटेड है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और इंटरेस्ट किस पे? हमने जो सेविंग्स की हैं हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, सेविंग से रिलेटेड है। तो अगर एक इंडिविजुअल और HUF ने बैंक अकाउंट में सेविंग किया और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो उसको 10,000 तक डिडक्शन मिलती है। और अगर एक सीनियर सिटीजन ने अपना पैसा जमा किया हुआ है बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी पे उसको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। ठीक, तो 80T में जो है वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग से रिलेटेड है। और जो लास्ट बचता है Q, वो हमारे डिसेबल पर्सन्स के लिए है कि उनकी इनकम में से हमको 75,000, अगर वो डिसेबिलिटी है तो 75,000, ठीक है। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, ठीक, डिडक्शन होती है ये। तो ये रही आपकी 80C से लेके 80U तक डिडक्शन। एक जब तक कि आप इसको खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं लर्न होगा। आपको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा। पहले आप मेरी वीडियो देखिए, देन आप इसको फिर से पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा और बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप टेबल बना करके लर्न कर सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। सी, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। ठीक, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो आप लोगों को पता है। डी, मतलब मेडिकल के बारे में बात हो रही है। ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हैं या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ई, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ई के बाद जी, डोनेशन से रिलेटेड है। ओके, आई, प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड है। ठीक, ये रेज हो गया ऊपर वाला। ठीक, आई के बाद जे, इसमें प्रॉफिट और गेन था और एम्प्लॉयमेंट था, दो डिडक्शन थे। जे के बाद एल, शेड्यूल बैंक से रिलेटेड है। क्यू, आर, रॉयल्टी से रिलेटेड है। टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग। एंड लास्ट यू, डिसेबल पर्सन के लिए है ना। तो ये इतना आप पहले फिंगर टिप्स पे लर्न कर लो अच्छे से, बिल्कुल एकदम। फिर डिटेलिंग में जाना कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, डिवाइड कर दो कि इनका ये, इनका ये, इनका ये है। ठीक है, उसके बाद कितना अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है। अच्छा, इन तीनों का अमाउंट 1,50,000 है, उसका 25,000 है, उसका 10% है, 10% है। और जितना और या फिर 20% ऑफ GTI है, दोनों में से जो विच एवर इज लेस, ऐसे करके बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है तो वो इसके लिए भी ये बहुत एक अच्छा, एक बेटर तरीका है कि आप इसको पढ़ो और आप इसको सॉल्व करो। बिकॉज अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है आगे तो ये आपके काम में ही आएगा। कुछ आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करिए। और अगर आप कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड जिनको आप जानते हो आप उन्हें शेयर कर सकते हो ताकि वो भी पढ़ें और समझें इसको। एंड आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।